हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला चैप्टर, और ये चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियाज़ इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो दो चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे आप देखेंगे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपका रिवीजन भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता रहना चाहिए जो हम लोगों ने पीछे जो हम करते जा रहे हैं। और मैं सभी से एक आग्रह करूँगा कि अपना कोई भी नोटबुक लेके ज़रूर बैठें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है उसको नोट करते रहें। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत होती है कि वो हिस्ट्री या फिर जीके थ्योरेटिकली नहीं पढ़ सकते हैं, फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये बेस्ट सीरीज़ है आपके लिए, जहाँ पे आप ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन को, ना सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो सीखेंगे, बल्कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये जानेंगे, और इसके अलावा आपकी पूरी जीके ऐसे ही कवर हो जाएगी। और जिन लोगों ने थोड़ा पढ़ रखा है उनके लिए तो एकदम सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक है कि यहाँ पे अब आपको क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये जानने को मिलेगा कि आपकी जीके कितनी स्ट्रांग है और कहाँ पे आपके लूप होल्स हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है, बिकॉज आप लोगों का जो रिस्पांस है वो कल भी काफ़ी अच्छा था, और मैं उम्मीद ऐसे ही कर रहा हूँ कि आप लोगों का ऐसा ही रिस्पांस रहेगा। और अगर आपका ऐसा ही रिस्पांस रहेगा तो ये वीडियोस नहीं रुकने वाली हैं, और ये जब मैं पूरा आपका जीके कंप्लीट करवा दूंगा, फिर पूरी ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे आपकी पूरी जीके कंप्लीट हो जाएगी, तभी ये सीरीज़ रुकेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या फिर मनोवैज्ञानिक? तो ऑब्वियस सी बात है कि चैप्टर ही आपका अर्थव्यवस्था पे बेस्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ये आपका आर्थिक क्षेत्र में पड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्किप करना है, ये नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिशर्स है ये किस इंसिडेंट्स के बाद स्टार्ट हुआ? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के बाद, या फिर 1813 का जो चार्टर एक्ट था? अंग्रेजों की लूट चालू होती है प्लासी के युद्ध के बाद, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद इसलिए चालू होती है बिकॉज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, बंगाल ही मेन इकोनॉमिक पावर था भारत की, और बंगाल पे कंट्रोल आ गया था प्लासी के युद्ध के बाद, और इसी वजह से अंग्रेज़ों की लूट इसी प्लासी के युद्ध के बाद से मुख्यतः इनकी शुरू होती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी या फिर दहसाला? अब यहाँ पे आंसर पहले आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी दहसाला व्यवस्था होगा, और उसके बाद मैं स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी को डिटेल में समझाना चाहता हूँ, बिकॉज इससे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में आ ही जाता है। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। ये अंग्रेजों का ज़मीन से पैसा निकालने का एक, आप ये बोल सकते हो कि ज़मीन में जो उत्पादन कर रहे हैं या फिर किसानों से पैसा ऐंठने के डिफरेंट टेक्निक्स थी। सबसे पहले जो टेक्निक यूज़ की वो थी ज़मींदारी टेक्निक। ज़मींदारी को ना बोल के इसको हम ये बोल रहे हैं स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट है 1793 में आता है। हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, नहीं पता नोट करिए। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था इसको, कॉर्नवालिस। ठीक, अब ये जो स्थायी बंदोबस्त था इसको हम जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें जमींदार बनाए गए थे कि जैसे ये ज़मीन है, ज़मींदार बना दिया कि भाई तुम ज़मींदार हो, इस ज़मीन से मुझे पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए सूर्यास्त से पहले पहले। तो इसी वजह से इसमें बोलते हैं कि इसमें एक सनसेट क्लॉज था। सनसेट क्लॉज का मतलब है कि सनसेट होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले हमें इतना पैसा चाहिए। अंग्रेजों ने ज़मींदार्स को बोल रखा था कि इतना पैसा चाहिए, और अगर आपने इतना पैसा नहीं दिया तो जो आपके ज़मींदारी राइट्स हैं, जो हक हैं, वो हम छीन लेंगे, और जब तक आप ये हमें पैसा देते रहेंगे आपके ज़मींदारी राइट्स हेरिडेटरी रहेंगे, यानी वंशानुगत रहेंगे। आपके बाद आपका बेटा ज़मींदार बन जाएगा, उसके बाद उसका बेटा ज़मींदार, अगर सारी चीज़ें सही रहीं तो। इसके बाद आता है सन 1820 में रैयतवाड़ी। क्या आता है? रैयतवाड़ी सिस्टम आता है। रैयत का मतलब होता है पेशेंट्स, जो किसान है छोटे छोटे, वो। अब अंग्रेजों ने डायरेक्टली इन्हीं से डील करना स्टार्ट कर दिया कि हम चलो पेशेंट से डायरेक्टली डील करेंगे, हमें तुम डायरेक्टली पैसा दो, जमींदार कुछ नहीं, डायरेक्टली। और ये कहाँ पे लाए? अगर मैं बात करूँ, ये लाया कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। कहाँ पे? मोस्टली नॉर्थ इंडिया में, आप समझ लो बंगाल प्रोविंस, ये इसके अराउंड लाया था कॉर्नवालिस। फिर जो रैयतवाड़ी है वो नीचे चला गया।
बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ पे लाया रैयतवाड़ी। कौन लाया इसको? कौन लाया इसको? लाया हेक्टर मुनरो और रीड। मुनरो और रीड, बस इतना याद रखो, मुनरो और रीड लेके आए इसको, रैयतवाड़ी को। रैयतवाड़ी सिस्टम में डायरेक्टली रैयत से डील करते थे, पेजेंट से डील करते थे अंग्रेज। और तीसरे आया आखिरी 1822 में महालवाड़ी। क्या आया? महालवाड़ी। महाल का मतलब है ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि ग्रुप ऑफ विलेजेस का मतलब है कि गांवों का समूह। अब डायरेक्टली इन्हीं से डील करेंगे ये लोग। ये कहाँ से लाए? ये कहाँ पे लाए? ये आपका मोस्टली वही पंजाब प्रोविंस और ये जो नॉर्थ इंडिया। आप ये समझ लो कि सबसे पहले ये नॉर्थ इंडिया में लाए परमानेंट सेटलमेंट को, ठीक है, यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी की इसके अराउंड लाए। इसके बाद ये साउथ इंडिया में चलेगा और फिर से नॉर्थ इंडिया में आ गए। ऐसे समझ लो, पहले आया परमानेंट ऊपर 1820 में सेकंड नंबर पे रैयतवाड़ी, वो नीचे चला गया। फिर आया महालवाड़ी, वो फिर उससे ऊपर आ गया। ऐसे याद रखो। परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदार से डील करते थे, रैयतवाड़ी में रैयत यानी पेशेंट जो होते थे डायरेक्टली किसान से डील करते थे। और तीसरे नंबर पे महालवाड़ी है, महाल से ग्रुप ऑफ विलेजेस बना दिए कि ये ऐसे महाल से, और उन्हीं से पैसा इकट्ठा करते थे। तो आई होप अभी आप डिफरेंस समझ गए होंगे। और इसको कौन लाया था? महालवाड़ी को होल्ट मैकेंजी, ठीक है। कौन लाया था? होल्ट मैकेंजी। मैंने तीनों का डिफरेंस समझा दिया। दहसाला व्यवस्था नहीं था, ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था में आपका दहसाला व्यवस्था नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? फर्स्ट रेलवे लाइन पिछले लेक्चर में बताया था, डलहौजी ने। किस किस के बीच में बिछाया था? ये मैंने आपसे सवाल पूछा जो अभी आगे आएगा सवाल। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हु गेव द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? ये दी थी दादा भाई नौरोजी जी ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की अंग्रेज हमारे भारत से वेल्थ को, संपत्ति का अपवहन कर रहे हैं, लूट रहे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और ये चीज़ इन्होंने अपनी बताई थी अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब का नाम याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी की। और इन्होंने एक एसोसिएशन की स्थापना भी की थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। कमेंट आपको बताना कब की थी, किस साल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी। अगला सवाल है 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच में थी? पहली टेलीग्राफ लाइन। ऑप्शन है आपके ये बम्बई और ठाणे, कलकत्ता और मद्रास, बॉम्बे और आगरा, और कलकत्ता और आगरा। मैं सभी से चाहूँगा सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर, मैंने किसी क्वेश्चन के लिए आपसे बोला कि इसका आंसर लिखो, नहीं बोला ना, सिर्फ इसी के लिए बोल रहा हूँ। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, ठीक है। सभी लोग अभी के अभी आंसर लिखिए और एडिट मत करिएगा अपने कॉमेंट को, ठीक है। तो अगर आपने बम्बई और ठाणे दिया तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पहली टेलीग्राफ लाइन की बात कर रहा है। टेलीग्राफ मतलब तार जो होते थे, पहले तार चलते थे मैसेजेस पहुंचाने के लिए। अभी जो टेलीग्राम चलता है उसी की तरह समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन डिजिटली नहीं होती थी सारी चीज़, फिजिकली होती थी, मैनुअली होती थी। तो टेलीग्राफ लाइन बिछाई थी कलकत्ता और आगरा के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। ये बम्बई और ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन बिछी थी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था पिछले वाले लेक्चर में। और इसका आंसर बॉम्बे टू थाने होगा। 1853 में बिछाई थी डलहौजी ने। और टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरे के बीच में। SSC 2000 में क्वेश्चन पूछा आ चुका है और ये आगे भी आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत चांसेस है। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? भू राजस्व प्रणाली जो आई थी आपकी, लैंड सेटलमेंट, जो लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम था, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल रहे थे वो ज़मींदार थे। क्यों रहे थे वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भारत में सबसे, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया, ये मत समझना सर ने बताया नहीं, ठीक है। वो अभी मैंने जो बताया था ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है। तो उसमें ऑब्वियस से बात है ज़मींदार ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा। किसान थोड़ी ना उठाएगा, कृषि मजदूर थोड़ी ना उठाएगा फ़ायदा, ज़मींदार उठाएगा। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई? सूरत, बम्बई, अहमदाबाद या फिर कोयम्बटूर? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में पहली सूती वस्त्र मिल जो है स्थापित की गई थी। और अगर पहली जूट मिल आपसे बात कर लें, ठीक है, जूट मिल, तो याद रखिएगा जूट मिल रिसरा कोलकाता में। कहाँ पे? रिसरा कोलकाता में पहली जूट मिल खुली थी, ठीक। सूती वस्त्र मिल बम्बई में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था का की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? सबसे ज़्यादा उनको तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे रैयतवाड़ी होगी, जहाँ पे रैयत यानी कि कृषकों से डायरेक्टली डील करते थे, वही तो उनके लिए सबसे अच्छी होगी ना। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार की स्थायी बंदोबस्त, स्तंभरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट किसने शुरू किया? अभी बताया मैंने आपको, कॉर्नवालिस ने शुरू किया 1793 में। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में। रैयतवाड़ी कब आया? 1820 में।
महालवाड़ी कब आया? 1822 में। और किस लिए मैंने आपको अभी समझाया था, ताकि ये एमसीक्यू खट 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 आप मारते चले जाओ, कोई भी एमसीक्यू पूछ ले आपसे, इसके बाहर नहीं आएगा। रैतवाड़ी कौन लाया था? मुनरो और रीड लाए थे। स्थायी बंदोबस्त कौन लाया था? ये आपका कॉर्नवालिस लाया था। ये महालवाड़ी कौन लाया था? होल्ट मैकेंजी लाया था। ठीक है, कहाँ कहाँ पे लाए थे? सबसे पहले ऊपर परमानेंट सेटलमेंट, रैतवाड़ी नीचे चला गया, फिर आपका महालवाड़ी फिर ऊपर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले, बनारस, सभी शामिल हैं। इसमें से सभी में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था? बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिहार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बिहार जो सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन के लिए फेमस था। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? जब बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन होने लगा था। उत्पादन की गुणवत्ता में कमी तो हो नहीं सकती है, क्योंकि बंगाल का जो ये था वस्त्र टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस था, तो उत्पादन में तो गुणवत्ता में कमी नहीं आई थी। कच्चे माल की अनुपलब्धता में भी क्यों कमी आएगी? लेकिन ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर यानी जो कोस्टल टैक्स आप बोल सकते हैं, तट मतलब कोस्ट, ठीक है, जो कोस्टल टैक्स जो लगता था वो बढ़ा दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भारत से माल जा रहा है उस पर ज़्यादा आप टैक्स बढ़ा दोगे तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे कि अब भारत कोई चीज़ इंपोर्ट करता है, जैसे चाइनीज़ मोबाइल लाया, ठीक, तो अगर भारत चाहे तो उसमें इतना टैक्स लगाते कि भारत में बहुत महंगे हो जाए, वो करता भी है। जैसे काफ़ी चीज़ें आती हैं तो भारत उसमें टैक्स लगा देता है, क्योंकि अगर टैक्स नहीं लगाएगा तो चीनी लोग एक सब क्या करते हैं कि इतना भयंकर माल भेज दो भारत में पहली बार में कि वहाँ का माल कोई खरीदे नहीं, हमारा माल खरीदे क्योंकि हमारा सस्ता होगा, और फिर माल एक बार आदत लग गई तो फिर बढ़ा के बेचेंगे। तो इसी वजह से भारत सरकार क्या करती है, इस पर टैक्स लगा देती है अच्छा खासा, ताकि वो जो भारत का प्रोडक्ट है उसके बराबर में उसकी वैल्यू आ जाए थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ये होता है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण? अब इसको ये मत बोलना सर नील दर्पण को इंग्लिश में, क्योंकि किताब वो नील दर्पण ही थी। ठीक है, ये लिखी थी दीनबंधु मित्रा ने, जो कि इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 में, ठीक है, बंगाल प्रोविंस के आसपास, ठीक है, उसको इन्होंने कवर किया था, इंडिगो रिवोल्ट को। नील की खेती के रिगार्डिंग ये था। दीनबंधु मित्रा ने लिखी थी किताब नील दर्पण, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑब्वियस से बात अभी हमने देखा, दादा भाई नौरोजी जी ने किया था अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के थ्रू, ठीक, और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की इन्होंने बात कही थी उसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? जो फर्स्ट सेंसस है वो किसके टाइम पे कंडक्ट किया गया? तो फर्स्ट सेंसस हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम पे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट सेंसस, पहली जनगणना, जो आप सुनते हो ना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो वैसे ही पहली जनगणना मेयो के टाइम पे हुई थी। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? थॉमस मुनरो, बताइए। मुनरो और रीड, बताया ना अभी, रैतवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच में हुआ था? आंसर क्या होगा? बम्बई से थाने के बीच में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नहीं करना है। 25, स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? जितना आप लाओगे, मान लो कि आप 100 रुपये इकट्ठा करते हो, तो उसमें से हमें 89 रुपये देना पड़ेगा। 11 रुपये अपने पास रखो और 89% हमें दो, एक तरह से ऐसा है, और 11% अपने पास रखो। ठीक है, तो अगर बोलेगा ज़मींदार को कितना मिला था? 11%, और अगर अंग्रेजों को तो 89%, 89%। रैतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग। तो ये सभी इसमें शामिल थे। इंट्रोड्यूस तो यहाँ पे हुई थी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, लेकिन धीरे धीरे सभी पूरे भारत में फैल गई। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया, यानी जो भारत नॉर्थ इंडिया की मोस्टली जो लैंड थी उसको सेटल करने का जो मेन क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? मार्टिन बर्ड, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड या फिर चार्ल्स ग्रांट को? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन बर्ड को जाता है। तो इसी वजह से मार्टिन बर्ड को फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर यानी तकरीबन 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? तो भू राजस्व प्रणाली मैंने आपको 3 बताई थी अभी ना, तीनों यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी फैली थी? जो ब्रिटिश भारत था
जो ब्रिटिश भारत था, क्योंकि काफ़ी अभी ऐसी जगह थी जहाँ पे ब्रिटिशर रूल नहीं कर रहे थे, उन्होंने प्रिंसली स्टेट को बोला राज्यों को ठीक है तुम रूल करो ऐसे ऐसे, लेकिन जो मोस्टली पार्ट था उसको हम ब्रिटिश भारत बोलते हैं, और उसमें जो आपकी भूमि प्रणाली लगी थी वो रैयतवाड़ी लगी थी। ये भी लगी, तीनों लगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर किया वो रैयतवाड़ी ने कवर किया। और उसका ऑब्वियस रीज़न है क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा किसान अडॉप्ट कर लेते थे कि बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली किसान से डील करते थे, कोई बिचौलिया नहीं होता था। अब यहाँ बिचौलिया होते थे ज़मींदार, किस केस में, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त के केस में। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको नहीं करना ये, ठीक है, क्रॉस लगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? सीमित देयता का प्रथम बैंक आपका था अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, देख सकते हैं 1881 में बैंक सेटअप हुआ था, अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था कहाँ पे? तो अभी मैंने बताया कि रैयतवाड़ी कहाँ गया था, नीचे गया था। नीचे कहाँ है? नीचे बंगाल है? नहीं है। ठीक है, ये होगा आपका मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी लागू किया गया था सबसे पहले। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बोल रहा है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट पता है किस लिए ये? क्योंकि ये इमीडिएट कॉज था, तात्कालिक कारण था कांग्रेस बनने का। जो कांग्रेस का गठन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में, उसके गठन का तात्कालिक कारण था। अब क्यों था ये? क्योंकि इल्बर्ट बिल के अनुसार ये लाया कौन था? ये लॉर्ड रिपन लाए थे। रिपन बहुत अच्छे थे, ये बोल सकते हैं। कुछ ही ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने भारत के लिए कुछ अच्छा सोचा, और उनमें से एक रिपन भी थे। उन्होंने ये कहा कि जब दंड देने की बात आएगी ना कोर्ट्स में, तो पहले होता क्या था कि अगर मान लो कि कोई यूरोपियन, ठीक है, इसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, तो इसको सिर्फ इसका ट्रायल एक अंग्रेजी जज के अंडर में ही चल सकता है, भारतीय जज के अंडर में नहीं। यानी कि कोई भारतीय भारतीय जज इसको सज़ा नहीं दे सकता। ये चीज़ रिपन ख़त्म करना चाहते थे और भारतीयों और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध है, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ये 1883 में रिपन लाया, लेकिन ला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने खूब विरोध किया इसका, और यही देख के फिर मतलब जो हमारे नेशनलिस्ट थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने सोचा देखो ये तो बराबरी की बात हो रही है और अंग्रेज ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब चाहते हैं कि ये मानते हैं कि हम इनसे सुपीरियर हैं, या फिर ये भारतीय हमसे नीचे हैं, नीचे दब के रहे हैं, हम इनसे ऊपर हैं। तो ये चीज़ जो है खराब लगी, और यहीं से इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है, जो हम आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, माल गुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने, विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती। अब यहाँ पे डिफरेंट वो सिस्टम्स आपकी दी गई हैं। आप खुद ही सोचिए कि ग्राम स्तर पे कौन सी थी, जहाँ पे ब्रिटिशर डायरेक्टली विलेजेस से डील करते थे, गांव से डील करते थे। महालवाड़ी, यही तो मतलब था महाल का, तो यानी डी का 3 होगा। और अगर डी का 3 होगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, सीधे आप जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जो एकदम ईजी स्पॉट है कि ये जो है मेरा 100% श्योर हूँ कि ये तो होगा ही होगा, उससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? कि कोई इंडिपेंडेंट ग्रोथ नहीं हुई। किसकी? जो यहाँ पे भारतीय उद्योग थे, इंडस्ट्रीज थी, वो डेवलप नहीं हो पाई। उसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। ठीक है, जो हैवी इंडस्ट्रीज थी वो नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग चलते थे, लेकिन भारी उद्योगों का अभाव था, यहाँ पे नहीं था। बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था, औद्योगिक क्रांति, वो अभी तक ब्रिटेन में ही सीमित थी, भारत तक उन्होंने नहीं आने दिया था उस चीज़ को। ठीक है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। याद रखिए, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल चल रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल नहीं कर रही है, सरकार शासन नहीं कर रही, एक कंपनी शासन कर रही है। उस कंपनी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की कंपनी है। 1813 में एक एक्ट आया, जिसके तहत ये एक्ट लाता कौन था? ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट लाती थी, वहाँ की पार्लियामेंट पास करती थी। तो उसने बोला कि अब यहाँ पे आपका एकाधिकार यानी मोनोपोली हम खत्म करते हैं।
किस चीज़ में मोनोपोली ख़त्म करते हैं, सिवाय दो चीज़ों में। एक तो चाय में जो आपने मोनोपोली बरकरार रखी है, और जो चाइना के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें जो आपने मोनोपोली एकाधिकार बरकरार रखा है वो बरकरार रहेगा, लेकिन बाकी चीज़ों में हट जाएगा। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एकाधिकार का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ही ट्रेड कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर रही थी और उसके अलावा कोई ब्रिटेन की कंपनी नहीं कर रही थी। वो काम खत्म कर दिया था अभी ब्रिटेन ने, और बाकी कंपनीज को भी मौका दे दिया था, सिवाय ट्रेड इन टी और ट्रेड इन चाइना, जो कि 1833 के एक्ट से भी वो दोनों चीज़ें भी खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए ये अगर क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ, तो उत्तर होगा 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके थ्रू। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहारों को पट्टा जारी करेंगे, यानी किसानों को पट्टा जारी करेंगे। ठीक है, उस पट्टे में ये होगा कि इतना इतना टैक्स आपको देना है, सारी चीज़ें। अनेक ज़मींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। ठीक है, वो क्यों नहीं जारी किए, इसका कारण क्या था? उनका कारण था कि कोई नियंत्रण नहीं था, सरकारी नियंत्रण नहीं था, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं था उनके ऊपर, इसलिए उन्होंने पट्टे जारी नहीं किए। उन्होंने लगा ठीक है अपने मन मर्जी जो चलाना है वो चलाएंगे, और क्यों इनको इतना परसेंटेज सारी चीज़ें दें। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करना नहीं है, बाकी आप कर सकते हो, ये आपके लिए आसान क्वेश्चन है। वही इस परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी की डेफिनेशन दी है, जो कि तीनों ही सही ही होंगी आपकी। देख लेते हैं सही, तीनों ही सही हैं। ठीक है, आंसर 1 2 3 होगा अगर तीनों सही हैं तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके एसएससी में उतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते, इसलिए मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ, बाकी आप आराम से उसको कर लेंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे आते हैं भू राजस्व व्यवस्था और उसको किसने, उससे संबंधित व्यक्ति। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी रीड एंड मुनरो एंड रीड, महालवाड़ी होल्ट मैकेंजी, खत्म 1 2 3। ठीक, महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल हैं, कौन कौन से एरियाज इसमें शामिल हैं? जब भी एरियाज शामिल की अगर बात करें, चाहे वो ज़मींदारी की बात करें, चाहे रैयतवाड़ी, चाहे महालवाड़ी, ऑल ऑफ दीज मार्क के आना। ठीक है, 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन करना नहीं है, उससे अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वां नंबर। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के पत्र 1835 से हुई। उसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था? 1835 में मैकॉले ने एक मिनट दिया, मिनट का मतलब नहीं सुई वाला मिनट नहीं, एक मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया जिसको मिनट बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मैकॉलेज मिनट। ठीक है, मैकॉलेज मिनट। और ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एसएससी में और एक बार आईबी में, और बहुत बार पूछा गया बहुत सारे एग्जाम्स में, कि किसको, किसने भारत को या फिर किस चीज़ को मॉडर्न एजुकेशन का जेनेसिस माना जाता है, उत्पत्ति मानी जाती है भारत में, तो वो मैकॉले मिनट 1835 को माना जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, इसने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कही गई थी, अंग्रेजी शिक्षा को। ठीक, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसे, किसे कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा? ये कहा जाता है वुड्स डिस्पैच, 1854 का जो वुड्स डिस्पैच था, इसको इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये मैग्ना कार्टा होता क्या है? तो मैग्ना कार्टा एक तरह का रॉयल चार्टर होता है जो एक किंग या फिर क्वीन ब्रिटेन का इशू करता है। ठीक है, तो वो होता है चार्टर, तो रॉयल चार्टर, तो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाता है। 1854 का जो वुड्स डिस्पैच था, चार्ल्स वुड लाया था इसको, और इसके अनुसार इसने जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी गई थी हंटर कमीशन के द्वारा, कि भाई तुम ऊपर वालों को अंग्रेजी सिखा दो, पढ़ा दो उनको, और नीचे ये जो है ऊपर वाले नीचे वालों को सिखा देंगे, यानी अमीर लोगों को इंग्लिश सिखा दो और एजुकेशन दे दो, वो नीचे वालों को पास कर देंगे एजुकेशन। इसका ये मानना नहीं था। वुड्स ने बोला कि ऊपर वालों को ठीक है कॉलेज में आप इंग्लिश प्रमोट करो, लेकिन बीच में हाई स्कूल लेवल पे आप एंग्लो वर्नैकुलर आप बोल सकते हो, थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी वर्नैकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, और नीचे लेवल पे प्राइमरी लेवल पे बिल्कुल वर्नैकुलर चलनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज चलनी चाहिए। ये उसने 3 लेवल ऑफ सिस्टम बताया था वुड्स डिस्पैच में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, प्राइमरी एजुकेशन का मैग्ना कार्टा? ये दिया था गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको हम किस नाम से और जानते हैं? पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी समिति शिक्षा से संबंधित है? शिक्षा से संबंधित कौन सा आयोग है? हार्टोग, लिंडसे, सप्रू, सार्जेंट?
तो चारों की चारों ही शिक्षा से संबंधित हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि हाँ, ये हार्टॉग, लिंडसे, सप्रू, सर्जेंट, हंटर, ये सब आपकी किससे संबंधित थी? शिक्षा से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंच जाएगा? अभी मैंने आपको बताया क्या? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ऑप्शन नंबर ए। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मॉडर्न एजुकेशन का फादर। मॉडर्न एजुकेशन का अगर जेनेसिस पूछ ले, मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, 1854 का वुड का डिस्पैच। अगर मॉडर्न इंडियन एजुकेशन का फादर पूछ ले तो चार्ल्स ग्रांट, और अगर चार्ल्स ग्रांट ऑप्शन में नहीं होंगे तो विलियम बेंटिक होंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों नहीं होंगे। अगर चार्ल्स ग्रांट होंगे तो चार्ल्स ग्रांट आंसर होगा, विलियम बेंटिक होंगे तो विलियम बेंटिक आंसर होगा। विलियम जोन्स को हम जानते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाने के लिए, तो ये लिखना है अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन्होंने स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविड हेयरे ने। ठीक है, याद रखिएगा, डेविड हेयरे ने इसकी जो है स्थापना की थी हिंदू कॉलेज की 1817 में, ठीक, कलकत्ता में। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। दस्तकारी जो उद्योग एक तरह से जो हैंड मिल थे या फिर जो एक तरह से टेक्सटाइल हैंड से बनाया जाता था, उसका जो पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ, उसके मेन रीजंस क्या थे? अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, बिल्कुल सही। अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण करना, बिल्कुल सही। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात लगा देते थे, जिसकी वजह से उनका प्राइस जो है बढ़ जाता था। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। भारत में अनौद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राग औद्योगिकरण यानी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि क्या थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ और कब गया, वो वाली एक अवधि आप बोल सकते हो। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये टाइम पीरियड क्या था? तो इसका टाइम पीरियड था ऑप्शन नंबर बी, 1800 से लेकर 1850। अगला क्वेश्चन आपको नहीं करना है, वैसे ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो ये आपकी 1850 में आरंभ हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लीजिए, ठीक है, 1850 में। ठीक है, फिर भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। ये कौन करेगा कमेंट? कौन इतना दयनीय स्थिति दिखाएगा? कभी डलहौजी दिखा सकता है? कॉर्नवालिस दिखा सकता है? कैनिंग दिखा सकता है? विलियम बेंटिक ही था थोड़ा बहुत जो निर्मल हृदय थोड़ा बोल सकते हैं, जिसने सती प्रथा खत्म की, एजुकेशन के लिए काम किए, सारे काम किए, ठगी खत्म की, तो उसी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये कर सकता है। विलियम बेंटिक के रिगार्डिंग हम पहले ही देख चुके हैं कि इसने ठगी खत्म की, इसने सती प्रथा खत्म की, सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन हमें नहीं करना है। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के निर्माण के कारण क्या थे? ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति, बिल्कुल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो उससे प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, कोई रेलवे का निर्माण जो किया, कोई भारतीयों के लिए भले के लिए नहीं किया, उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए किया। विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, बिल्कुल सही। आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन, बिल्कुल, ताकि अगर कोई आक्रमण वगैरह होता है तो जल्दी से सेना को इधर से उधर ट्रांसफर किया जा सके। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। यानी इस तरह के क्वेश्चंस में आंसर जनरली ऑल ऑफ दीज होता है, लेकिन फिर भी आपको स्टेटमेंट्स पढ़ लेने हैं। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत यानी जननी की संज्ञा दी कि आधुनिक उद्योग का अग्रदूत है? ये कार्ल मार्क्स ने बोला था। भले ये डलहौजी लाया था भारत में, लेकिन मार्क्स ने ये स्टेटमेंट दिया था। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई कहाँ पे? पहली आधुनिक पटसन मिल यानी एक तरह से जूट मिल ही आपसे पूछ रहा है, और अभी मैंने आपको बताया रिसरा बंगाल में स्थापित हुई थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। आधुनिक लोहा इस्पात, ठीक है, ये हुई थी बिहार में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो ये 3 क्वेश्चन आप स्किप कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। कांग्रेस के, क्योंकि ये स्टेटमेंट टाइप आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है, कि ये किसने कहा उसने कहा, और आएगा तो वो जो इंपॉर्टेंट वाला है वही आएगा, ठीक है, जैसे दादा भाई नौरोजी इन लोगों का, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है।
तो अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस रेजोल्यूशंस फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज पास्ड? तो ये जो दो रेजोल्यूशंस हैं फॉर फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, ये कराची अधिवेशन 1931 जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे सरदार पटेल जी ने, वहाँ पास किए गए थे। अब ये मुझे पता नहीं इन लोगों ने ये क्वेश्चन क्यों यहाँ घुसेड़ दिए, मुझे पता है किसने घुसेड़े, बिकॉज किस लिए घुसेड़े, बिकॉज राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम लिखा हुआ है, आर्थिक लिखा हुआ है इसलिए डाल दिया इसको, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसको कांग्रेस वाले में डालना चाहिए था जहाँ कांग्रेस के अधिवेशन है। खैर वहाँ भी कर लेंगे, लेकिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, लाहौर सेशन के बाद जो कराची वाला हुआ था 1930-31 में, उसमें रेजोल्यूशन, दो रेजोल्यूशन पास किए गए थे, वन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड अदर ऑन नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन स्किप करना है, अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ये क्वेश्चन ये है, 20वीं सदी में पूर्वरोध में देश का भीषणतम अकाल को इंग्लिश में बोलते हैं फेमाइन, 1942-43 में कहाँ पड़ा था? तो ये भीषणतम यानी कि एकदम बहुत भयंकर रूप का जो फेमाइन है वो आपका बंगाल में आया था, ऑप्शन नंबर ए। और बंगाल पूरा तरह एकदम से, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बंगाल एकदम, अगर भारत सोने की चिड़िया था विश्व की, तो उस सोने की चिड़िया में अगर भारत की सोने की चिड़िया कहा जाए तो बंगाल था, और उसका क्या हाल कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 1938 ईस्वी में के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पे क्योंकि योजना है, अगेन इन्होंने इसकी वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ डाल दिया जिसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी, लेकिन दिया है तो कर लेते हैं। इसको बोलते हैं नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या? नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, याद रखिएगा 1938 में इसका गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, लेकिन इसके जो अध्यक्ष बने थे वो नेहरू बने थे, ऑप्शन नंबर बी। बनाया किसने? बोस जी ने। क्यों? क्योंकि 1938 में हरिपुरा बंगाल में सेशन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बन गए थे। इसके बाद त्रिपुरी वाला भी हुआ था, अगर आपको याद हो, नहीं अगर याद है नहीं पता है हम देखेंगे आगे, लेकिन हरिपुरा 1938 में हुआ था, और त्रिपुरी जो पड़ता है मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास, वहाँ सेशन हुए तो दोनों के प्रेसिडेंट बने थे बोस जी। अब जब हरिपुरा में बोस जी बने प्रेसिडेंट तो उन्होंने नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, क्योंकि उनका मानना था भारत को विकास की गति में एकदम दौड़ाना है हमें, ठीक है। और अगर बोस जी प्राइम मिनिस्टर बनते भारत के पहले तो आज बात ही कुछ अलग होती, और ये बात तो तय कुछ होता ना होता, लेकिन हाँ इंडिया मॉडर्न काफ़ी हो गया होता, ठीक है, काफ़ी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ये सब हो रही होती और इकोनॉमिकली हम काफ़ी पावरफुल होते अगर ऐसा होता तो। लेकिन खैर जो है सो है, अब आगे पीछे ठीक है, मरे हुए सांप को पीटने से तो कुछ मिलेगा नहीं। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता यानी फेमाइन कोड कब प्रचारित किया? 1879, 1881, 1883 या फिर 1885 में? कब किया? ये किया 1883 में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ? विकेंद्रीकरण का इंग्लिश में मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब अभी मैंने बताया कि मेयो के टाइम पे लोकल गवर्नमेंट चालू हुई थी, जो स्थायी शासन है वो मेयो के टाइम पे चालू, अभी बताया ना ऊपर, स्थायी शासन है क्या? वही तो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर सिर्फ एक ही हाथ में नहीं रहेगी। जैसे कि आज को अगर मान लो कि केंद्र में जो सरकार है उसी के पास पूरी पावर है, उसको बोले केंद्रीकरण, ठीक है। और विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन मतलब राज्य भी हैं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट पंचायत भी है, नगर पालिका भी है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन। इसका शुभारंभ किया था मेयो ने, ठीक। इसीलिए इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट या फिर फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? अलग, देखो एक बजट होता था जनरल बजट और एक होता था रेलवे बजट। रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग किया गया था 1924 में, और ये आरंभ हुआ 1925 से। और ये अभी तो ऐसा होता नहीं है, अभी बजट अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ है, ठीक है, पास। तो रेलवे बजट क्या अलग से आया क्या? नहीं आया। तो अभी तो हम बोल रहे हैं कि 1925 में अलग हो गया था। तो अब मर्ज कब हुआ था? तो ये मर्ज हुआ था, याद रखिएगा, 2017 में। विवेक देबरॉय कमेटी बैठी थी, विवेक देबरॉय कमेटी, और उस कमेटी की सिफारिश में बीजेपी गवर्नमेंट ने फिर से इसको मर्ज कर दिया। किसको? रेलवे बजट और जनरल बजट और रेलवे बजट को 2017 में। और 1925 में अलग हुआ था। 1925 नहीं होगा तो 24 होगा ऑप्शन में, 24 मार्क करेंगे, ठीक है।
ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? यानी कि लैंड एक्वायर भी कर सकते हैं और रिसाइड भी कर सकते हैं कहीं पे भी इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके थ्रू ये परमिशन इन लोगों को मिली थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब के लेखक कौन है? अब ये मत बोलना इसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा, ठीक है, वही इंग्लिश है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये लिखी थी आरसी दत्त ने, रमेश चंद्र दत्त ने, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो लिखी दादा भाई नौरोजी ने, और एक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त ने लिखी है, ठीक है। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? स्टील प्रोडक्शन इंडिया में कब स्टार्ट होता है? इट स्टार्टेड इन 1913, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, ये किसने बोला था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस सुन लो, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कार्ल मार्क्स ने बोला था ये, ठीक। अच्छा, कार्ल मार्क्स की एक किताब का नाम आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कार्ल मार्क्स की एक किताब। अगला क्वेश्चन है, उसका नाम डी से चालू होता है, जो इनकी बहुत एक पॉपुलर किताब है। किताबें तो इनकी काफ़ी हैं, लेकिन एक डी से नाम चालू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने, और कमेंट में पिन करूंगा जो सबसे पहले आंसर देगा, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? किस कार्य को? तो दादा भाई नौरोजी, ऑब्वियस से बात है कि ये पीछे पड़े रहे किसके? जो इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है इंडिया से, इकोनॉमिक हालत जो चरमरा गई है भारत की, या फिर जो लूट मचा रखी है अंग्रेजों ने उसके, तो यानी धन के निकास के रिगार्डिंग इन्होंने कमेंट किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 करना है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, नौरोजी जी, ठीक है। अब आपको रिपीटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको 88 नंबर करना है। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय, और देखिए मैं क्वेश्चन स्किप करवा रहा हूँ, मैं आपको बार बार उसका रीज़न बताता हूँ। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट जो नए आते होंगे वो सोचते होंगे सर स्किप क्यों कर रहे हैं। अगर मैं स्किप सारे ही करवा रहा हूँ तो मेरा काम क्या है यार, मेरा काम क्या है? फिर तुम ही ना बुक से पढ़ लो, ठीक है। मेरा काम क्या है? मेरे दो काम है, एक तो तुम्हें बताना कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, और दूसरा उसके अराउंड कैसे पढ़ना है, कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हो, कैसे मैं आपको समझाऊँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, ये मेरा काम है। और उसमें एक्स्ट्रा इन्फो देना, ये मेरा काम है, ठीक है। और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं तीनों काम बखूबी कर रहा हूँ, ठीक है। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो इंडियन इकोनॉमिक कमेटी बनी थी, इसके अध्यक्ष थे एम विश्वेश्वरैया। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, भारत के पहले सिविल इंजीनियर कहलाए जाते हैं, फिर भारत के पहले इंजीनियर कहलाए जाते हैं। बहुत ही उम्दा लेवल के, उम्दा किस्म के इंजीनियर थे ये एम विश्वेश्वरैया। इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम भारत में इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ना सिर्फ भारत में इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं उस दिन में, बल्कि श्रीलंका और तंजानिया जो देश हैं वो भी उसी दिन ही इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इनका जो बर्थ एनिवर्सरी होता है उस दिन, ठीक है। और वो कब होता है? 15 सितंबर को, 15 सितंबर को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना की थी? ऑब्वियस सी बात है, किसने की? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने की। और ये है आपका आखिरी क्वेश्चन, बिकॉज ये 82, 83, 84 करने नहीं, और ये है आपका आखिरी क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में पूछा, तो ये आज भी पूछ रहा हूँ कि प्रथम रेलवे लाइन, जिसका आंसर मैं दे चुका हूँ इस लेक्चर में, ठीक है। तो ये लेक्चर आज का होता है खत्म, और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा, जैसे पिछले 2 लेक्चर पसंद आए थे। और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, इसका मतलब है कि मैं आपसे बोलना चाहता हूँ आप सीरियस हैं। बस आप एक काम करिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, बस आपका सिलेक्शन या फिर जीके की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। क्योंकि अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा, दैट मीन्स यू आर अ सीरियस कैंडिडेट। तो मैं चाहता हूँ कि लाइक कर दीजिए आप सेशन को जल्दी से, और हो सके तो सेशन को शेयर कर दीजिए जिसको नीड है, ठीक है। और जो बैचेस अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल सेशंस हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जैसे वीडियो है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन है। धन्यवाद।